हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल सेफ। ओके, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और अब हम अपनी इस चैप्टर की लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। हमने स्टार्टिंग में इसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज़ फ्यूल के प्रिंसिपल्स, दैट आर 14 प्रिंसिपल्स, हमने वो कंप्लीट किए थे विद ऑल द नोट्स एंड ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही पेपर में 90% पूछा जाता है। और आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स, वो थे फ्यूल के प्रिंसिपल्स, और अब हम जो पढ़ेंगे वो हैं टेलर के प्रिंसिपल्स। ओके, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आते नहीं है पेपर में, बट हाँ, इनके चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 साल में एक बार ये लोग पूछ लेते हैं इसके बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, इसने कम प्रिंसिपल दिए हैं और थोड़े स्पेसिफिक प्रिंसिपल दिए हैं टेलर ने। वो कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसका मतलब है आप साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को मैनेज करो। ओल्ड फैशन जो आप अपने पुराने टेक्निक्स यूज़ करते थे उन्हें मत यूज़ करो। टेलर इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। वो कह रहा है जहाँ पे मैनेजिंग होती है वहाँ पे आप साइंटिफिक इंक्वायरी करो कि कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली द वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। वो कह रहे हैं एक ही तरीका हो सकता है जिसमें हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम प्रॉपर स्टडी करेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे। राइट? ओके, नेक्स्ट आता है द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्सटीट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं जब आपने साइंटिफिक स्टडी करी, आपको कुछ नई चीज़ें मिली, आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट करा, तो जो आपका पुराना रूल ऑफ थंब है, जो ओल्ड फैशन है, उसको रिमूव करके आप जो न्यू साइंटिफिक लेके आ रहे हो मैनेजमेंट, वो सब्सटीट्यूट करो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टोटल। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. वो कह रहा है कि आप क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो, छानबीन करो, किसके बारे में? ट्रेडिशनल मेथड्स। आप जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हो फॉर द मैनेजमेंट, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। कैसे करोगे? प्रॉपर स्टडी करो उसके बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस सोचो आप कौन से अडॉप्ट कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड मेथड लेके आओ। ठीक है, और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स आपके पढ़ लिए हमने। 5th पॉइंट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन into box cars can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. वो कह रहे हैं चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, छोटी से छोटी में भी अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करोगे तो इससे क्या होगा? एट द एंड आप अपना ह्यूमन जो एनर्जी है वो सेव कर पाओगे, जो टाइम की वेस्टेज है वो सेव कर पाओगे, और मटेरियल की भी वेस्टेज सेव कर पाओगे। लास्ट पॉइंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स। वो कह रहे हैं जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप सेविंग कर पाओगे। अब हमने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल बाय टेलर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पढ़ लिया। इसमें बेसिकली हमने क्या बोला कि आप साइंटिफिक इंक्वायरी करो जहाँ पे मैनेजमेंट करी जाती है, क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ से हम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आप प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हो उसे सब्स्टिट्यूट कर दो पुराने रूल ऑफ थंब में से। फिर उसने क्या बोला? आप प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करो और जो न्यू मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल करो, अप्लाई करो। नेक्स्ट वो कह रहा है चाहे स्मॉल प्रोडक्शन हो चाहे बिग हो, अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपकी टाइम, आपके मटेरियल सब आप सेव कर सकते हो। तो आपको 4 बातें, आपको 5-6 बातें करनी है, इसी का ये पॉइंट बनाओ, लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है?
हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो कह रहे हैं हारमनी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, पीसफुल चीज़ें होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज दैट मैनेजर सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर। वो कहता है कि जो मैनेजर हैं वो लिंक है किन दोनों के बीच में, ओनर और वर्कर। ओनर टॉप लेवल हो गए, वर्कर जो बेसिकली काम करते हैं, दोनों के बीच में लिंक कौन करते हैं? मैनेजर। अगर मैनेजर अच्छे से चीज़ों को सेटल आउट करेगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और हारमनी मेंटेन रहेगी, तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। Since as managers they had to get work done from the workers, they always existed the possibility of a kind of class conflict, the manager versus workers. The tailor recognized that this conflict helped none, the worker, the manager and or the factory owner. वो कह रहा है because manager का काम क्या होता है, जो भी वर्कर है उनसे काम निकलवाना, तो हमेशा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी भी बात पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो टेलर कहता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे किसी का भी भला नहीं होएगा, ना वर्कर का, ना मैनेजर का, ना ओनर का, किसी का भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ही एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कह रहा है कि सबसे ज़रूरी ये है कि हारमनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हारमनी नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, तो कुछ नहीं आप हासिल कर पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। तो हारमनी होना किन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया भाई हमें समझ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है, टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल, अपने दिमाग का रेवोल्यूशन करो भाई, on the part of both management and workers. It means that management and workers should transform their thinking. वो कह रहे हैं अगर आपको हारमनी लानी है तो आप अपने दिमाग की सोच को बदलो, अपना मेंटल रेवोल्यूशन करो। तो पुरानी आप घिसी पिटी सोच रखोगे दिमाग में तो कुछ नहीं होएगा। आपको अपना मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा जिससे आप हारमनी ला सको। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स होना चाहिए यहाँ पे, द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। वो कह रहे हैं दोनों को ही अच्छा सोचना चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए जो भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है वो किसके साथ शेयर करे, वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, और साथ ही साथ जो वर्कर हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ होए। ठीक है, एक फैमिली की तरह उन्हें रहना चाहिए। अब एक एग्जांपल है, जापानीज वर्क कल्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन जापानीज कंट्रीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज़ इन प्रैक्टिस, दिस इज़ कंप्लीट ओपन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. If at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than the normal working hours to gain the sympathy of the management. हमारे यहाँ स्ट्राइक हो जाती है तो देखो सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट ऐसा जापानीज़ में नहीं होता है, जापान में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें स्ट्राइक पे भी जाना होता है तो दे वेयर अ ब्लैक बैज। वो ब्लैक जो बैज पहनते हैं वो डिनोट करता है कि आप स्ट्राइक पे हो। बट वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल वर्किंग आवर होते हैं उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, उससे क्या होएगा, सिंपैथी मिलेगी उन्हें। इंडिया की तरह नहीं ऐसे सड़कों पे आ गए जी, हमने रोड ब्लॉक कर दी, आज तो हम नारेबाजी करेंगे, ऐसा नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो हमारे 2 फिनिश हो गए। थोड़ी सी हमारा लेक्चर लंबा हो सकता है बट डू वॉच इट टिल एंड, बिकॉज आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा स्ट्रेस देके आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो कह रहे हैं कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिविजुअली अगर चीज़ों को देखोगे तो आप कभी हारमनी ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये थोड़ा बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, क्योंकि अगर कोऑपरेशन होएगी तभी आप हारमनी लेके आ सकते हो। वो कह रहे हैं देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। वो कह रहे हैं कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि इनके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट है
Competition should be replaced by cooperation. Both should realize that they need each other. वो कह रहा है दोनों को समझना चाहिए, मैनेजमेंट और लेबर को, कि दोनों को दूसरे की नीड है, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं, और कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में. For this, management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. They should be awarded for the suggestion which results in the substantial reduction in cost. वो कह रहा है अगर कुछ भी वर्कर बोलते हैं तो अपने कान नहीं बंद करने हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं बेकार ही बोल रहे होंगे. अगर वो कोई अच्छा सजेशन देते हैं तो उसे ड्यूली रिवॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, ये भी हमारा नहीं, अभी 3 पॉइंट और बचे. नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे शुड बी part of management and if any important decisions are taken workers should be taken into confidence. वो कह रहा है अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लेना कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं तो इससे ये चीज़ें कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जिससे वर्कर्स को भी ऐसा लगे कि हाँ हमसे भी कुछ पूछ रहा है, हमारी भी कोई वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, ये जो मैं नोट्स बनाए हुए दिस आर कम्प्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हो और देख सकते हो साइड बाय साइड में, क्योंकि मैंने वहीं से ही पॉइंट्स निकाले हुए हैं. कोई क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कोई और बुक रेफ़र करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि बिकॉज जितनी बुक्स आप रेफ़र करोगे उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी और बोर्ड्स में सिर्फ आपकी जो मेन एनसीईआरटी होती है वही चलती है. तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करो, जिसको 100% भी लेके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आने हैं, 90+, 95+ कितने भी लेके आने हैं, गो फॉर ओनली एनसीईआरटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एट द सेम टाइम वर्कर शुड डिसिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द मैनेजमेंट. दे शुड बी रेजिस्ट, आर कर देना इसको. तो वो कह रहा है अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वर्कर को भी समझना चाहिए कि वो कोई भी ऐसे स्ट्राइक पे ना जाए जिससे प्रोडक्शन हैम्पर हो, अच्छी सी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि वो अनरीजनेबल स्ट्राइक पे ना जाए. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. After the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. वो इसका मतलब इतना बड़े पॉइंट का मतलब वो एक लाइन में ये कह रहा है कि इक्वल काम बांटना चाहिए किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में. ऐसा नहीं कि सारा काम वर्कर को दे दिया, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है, बैठ के बस देख रही है उन लोगों को, ऐसा नहीं है. वो साथ बाय साइड कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए मैनेजमेंट को भी. किसके साथ? यस, वर्कर के साथ. और ये हमारा लास्ट क्या, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोर्स. चलो, वो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. वो कह रहे हैं जो भी आपके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखो कि हर एक इंसान अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए, अब ट्रेनिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ के भी थ्रू अपनी जो स्किल है वो इंक्रीज़ करे. ठीक है, तो वो कह रहा है एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंड ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसी. एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट. तो वो कह रहा है आपको पता है पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है. तो कह रहा है अगर इंडस्ट्री की आपको एफिशिएंसी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, वर्कर काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ काम कर रहा है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसी से ही रिलेटेड है इंडस्ट्री की एफिशिएंसी. सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर ट्रेनिंग वाज एसेंशियल टू लर्न द बेस्ट मेथड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. वो कह रहे हैं साइंटिफिक अगर आपको प्रिंसिपल फॉलो करने हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्कर की ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, उसकी स्किल इंक्रीज हो रही है. टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट from the process of employee selection. Each person should be selected scientifically selected. तो वो कह रहा है जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं तो पहले हम एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर वो लोग आते हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उन्हें वर्क पे रखते हैं. तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं आपने किसी को भी उठा लिया और जो काम कर लो.
जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो वो साइंटिफिकली देख के इंटरव्यू के बाद आपको सेलेक्ट करना चाहिए उसे. देन द वर्क असाइंड शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. जो भी आप काम उसे दे रहे हो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो उसके लिए फिट है, वो उसके बस की बात है. ठीक है, एक अनपढ़ इंसान को अगर आप कोई पढ़ा लिखा या अकाउंटेंट की जॉब दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, उसके मेंटल लेवल के बाहर है वो, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी. टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर. तो वो कह रहा है अगर आपको इंक्रीज़ करनी है एफिशिएंसी अपने वर्कर की तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जिससे वो क्योंकि एफिशिएंट वर्कर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. नेक्स्ट, दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर एंड द कंपनी. वो कह रहे हैं अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को देखोगे, अगर उन्हें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और उससे फ़ायदा किसको होएगा, कंपनी को भी और वर्कर को भी. सो हमने टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने कर लिए हैं. बस एक स्मॉल टॉपिक रहता है मेथड्स ऑफ द साइंटिफिक स्टडी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे. आई नो दिस चैप्टर वॉज लिटिल बिट बोरिंग, बट यही चैप्टर है बस बोरिंग थोड़ा, और आई विल ट्राई कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स बनाऊँ वो थोड़े और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, जिससे आपका थोड़ा मूड बने, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बोरिंग जा रहा है. बट आई होप आप लोगों को समझ सब कुछ आ रहा है. इस चैप्टर के बाद जो हमारे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर से शुरू हुए हैं वो सारे बड़े इंटरेस्टिंग है और आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, सो कल हम अपना इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आई होप यू आर लाइकिंग ऑल माई वीडियोज़. If you are liking, do press a like button, like, share, subscribe and comment in the comment section for more such videos. अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर करें, और आप क्या चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के अलावा भी, और आप क्या टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ साइड बाय साइड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल. बाय बाय.